हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीखो हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में और उनके जीवन काल के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को प्रयाग उत्तर प्रदेश आधुनिक इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेड़ी प्रसाद था। उनके पिता की शिक्षा की ओर से विशेष रुचि रहती थी। साथ ही इनकी पत्नी भी एक विदुषी महिला थी। अतः बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा पर बाल्यकाल से ही विशेष ध्यान दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इनकी शिक्षा तो आपको बताना चाहूंगा बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त हुई। उन्हें घर पर संस्कृत की शिक्षा दी गई और 15-16 वर्ष की अवस्था तक उनका यही क्रम चलता रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी माता के आदेश अनुसार स्थानीय मिशन के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन में इन्हें बाइबल परीक्षा में कई बार पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मिशन स्कूल छोड़ने के बाद वे दोबारा संस्कृत व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद बताना चाहूंगा इनका कैरियर। तो दोस्तों आइए आपको बताता चलूं कि कुछ समय के लिए बालकृष्ण भट्ट जमुना मिशन स्कूल में संस्कृत के अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए, लेकिन अपने धार्मिक विचारों के कारण उन्हें पद त्याग करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, विवाह हो जाने पर जब उन्हें अपनी बेकारी खलने लगी तब वे व्यापार करने की इच्छा से कलकत्ता भी गए, परंतु वहां से जल्दी ही लौट आए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन तथा हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। वे स्वतंत्र रूप से लेख लिखकर हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रों में भेजने लगे तथा कई वर्ष तक प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक रहे। भट्ट जी का प्रयाग से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का निरंतर घाटा सहकर 32 वर्ष तक उसका संपादक करते रहे। हिंदी प्रदीप बंद होने के बाद उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया, पर अस्वस्थता के कारण उन्हें ये कार्य भी छोड़ना पड़ा। जी दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट जी का स्थान। तो दोस्तों, गद्य काव्य की रचना सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ की थी। उससे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है। व्यंग विनोद संपन्न शीर्षकों और लेखों द्वारा एक और तो भट्ट जी प्रताप नारायण मिश्र के निकट हैं और गंभीर विवेचन एवं विचारात्मक निबंधों के लिए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट हैं। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार श्रेणी का निबंध लेखना माना जाता है, उन्होंने साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक, सामाजिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा इनकी कृतियां। तो दोस्तों, भट्ट जी भारतेंदु युग के देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य थे। प्रयाग में उन्होंने हिंदी प्रवर्तनी नामक सभा की स्थापना की थी और हिंदी प्रदीप नामक पत्र प्रकाशित करते रहे। इसी पत्र में इनके अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इनके कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से प्रकाशित भी करवाया था। उन्होंने अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी 10-12 पुस्तकें भी लिखी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा इनकी भाषा। तो दोस्तों, भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊपर है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में वे बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की भाषा में जहां तहां पूर्वीपन की झलक मिलती है, जैसे तैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों में युक्त है। द्वितीय कोटि में आने वाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन उर्दू, अरबी, फारसी तथा आंग्ल भाषीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, वह हिंदी की पराधी का विस्तार करने चाहते थे और इसके अनुसार प्रचलित हिंदी शब्दों से भी संबंधित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी भाषा जीवंत तथा चित्ताकर्षक है। इसमें यत्र तत्र पूर्वी बोली के प्रयोगों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा अत्यंत रोचक और ब्रह्ममयी बन गई है। शैली तो दोस्तों बताना चाहूंगा, बालकृष्ण भट्ट की लेखन शैली को दो कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की शैली जो परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है, इस शैली में उन्होंने कहानियों और उपन्यास लिखे हैं। द्वितीय कोटि में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु तो दोस्तों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। तो दोस्तों ये थी बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में कुछ कई बातें, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी ये स्टोरी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हम आप तक एक से एक ऐसी बेहतर स्टोरी पहुंचाते रहें सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।